इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारी सीडीपी की क्लास क्या होने जा रही, स्टार्ट होने जा रही। ठीक, जो सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज संडे को भी हम लोग की क्लास क्या रहेगी, बंद नहीं रहेगी, क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। जो संवेग होता है, जो हमारे अंदर एक प्रकार के जो संवेग होते हैं, वह हमारे अंदर क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे किसका यह कथन है, वुडवर्थ का है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है। बस इसको शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और वहाँ पे लिख लीजिए कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो संवेग की अवस्था में व्यक्ति क्या असामान्य व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, और संवेग जो होता है व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ठीक, उत्तेजित दशा होती है। चलिए, तो बी पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर टाइप में था जो है, तो अब बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको विजिबल होंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको विजिबल हो तो क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, यह तो शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा परीक्षा के लिए तैयार करना हमारा उद्देश्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ उन्हें सिर्फ व्यवसाय के लिए ही तैयार किया जाए या विकास किया जाए। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना कुछ है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बिल्कुल सत्य। सबसे सटीक आंसर हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा। शिक्षा का यही क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है कि जो पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। मतलब पूर्वग्राही का तात्पर्य होता है किसी कार्य व्यवस्था को ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में क्या पहले से ही बनी हो। मतलब पूर्वग्राही का मतलब किसी चीज़ का स्कीमा आपके अंदर क्या हो, पहले से ही बना हो। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, तो यह एक समस्या होती है। पूर्वग्राही किशोरी अपनी समस्या के प्रति क्या होंगे, कठोर होंगे। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे राइट हो जाएगा। संप्रत्य नहीं होगा, ना ही जीवन शैली होगा और ना ही वास्तविकता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट भी में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट की तरह ही किया जाए तो मज़ा आएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को थियरी करना है तो आप लोग वो भी बताइए, थियरी की भी क्लास चलेगी। ठीक, चलिए चारों ऑप्शन आपको विजिबल हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। टीचर का दायित्व तो होना है कि उसे इनकार नहीं करना। ये जो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाली क्लास चलाया हूँ, आप वहाँ देखिए, आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही कहाँ करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव की जो क्लास चलाई गई, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की, देखिए वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं से हो जाएंगे, ये भी वहीं से हो जाएगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं बैठाने के लिए बोलना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा हमारा एनसीएफ 2020 भी हमारा कहता है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको एक समान एक जगह पे शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए तकनीक सीखेंगे, बिल्कुल सही। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, नई नई तकनीकियों को क्या करेंगे, सीख करके और बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी चारों ऑप्शन देखिए आपको विजिबल हैं पूर्ण रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है, बताइए कौन सा तत्व जो है आपको अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों की परिपक्वता प्रभावित करेगी, शिक्षार्थियों का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, या शिक्षार्थियों का शारीरिक और संवेगात्मक विकास। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक अच्छे लेवल का क्या है, प्रैक्टिस सेट है। तो ये भी हमारा प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परिपक्वता भी प्रभावित करती है, उत्प्रेरण भी प्रभावित करता है, शिक्षण युक्तियाँ भी प्रभावित करती हैं, और हमारा विद्यार्थियों की शारीरिक और संवेग स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से चारों हमारे प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। बी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, चलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 करा अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं है। आनुवंशिकता से बिल्कुल प्रभावित है, वातावरण से बिल्कुल प्रभावित है, प्रशिक्षण एवं शिक्षण से इससे भी प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से क्या प्रभावित होती है,
बताइए, राष्ट्रीयता से यह हमारी प्रभावित नहीं होती है। तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। अधिगम क्षमता जो हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित हो सकती है, वातावरण से भी प्रभावित होगी, प्रशिक्षण एवं शिक्षण से, लेकिन राष्ट्रीयता से इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बताइए, बताइए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 7 करा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। बताइए कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरस्कार को क्या किया था, महत्व नहीं दिया था। तो थॉर्नडाइक ने तो दिया था, ठीक है। और कौन दिया था, पावलोव ने भी दिया था, स्किनर ने भी दिया था, लेकिन किसने नहीं दिया था, तो गुथरी साहब ने नहीं दिया था। कौन, गुथरी। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, स्किनर, पावलोव इन्होंने क्या किया था, पुरस्कार को महत्व दिया था, लेकिन जो गुथरी ने इसको महत्व नहीं दिया था। डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए, निम्नलिखित में से किस से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण से, अभिप्रेरण से, स्कूल का बस्ता से या पुरस्कार से। बताइए इस शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो स्कूल के बस्ता से उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। अनुकरण करने से भी वो अधिगम में हेल्प मिलेगी उसको, अब मोटिवेशन से भी मिलेगी, पुरस्कार से भी वो मोटिवेट होगा, लेकिन स्कूल के बस्ता से उसे कोई जो है सहायता नहीं मिलती है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, आएगी 100% आएगी। मैं 4-5 महीने से आज कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सोचिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई देख रहा न देख रहा है, मैं भी तो डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर भी लगा हूँ ना। इसी तरह से आप लोग भी लगे रहिए, आएगी, हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ आएगी तो आएगी। ठीक, विश्वास इतना रखिए बस। ठीक, पढ़ते रहिए, जो लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग फिर ताकते रह जाइएगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि इसमें तो पूरा ऑप्शन नहीं दिखेगा, मैं अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं उसको। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग बनाने में मतलब कि वर्ग, ये जो होता है वर्ग बनाने में उसे क्या हो रही, दिक्कत हो रही है। वर्ग बनाने में जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसे वर्ग बनाने में क्या हो रही, दिक्कत हो रही है। ठीक है, दिक्कत हो रही है। ठीक, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के यह अनुमान लगाया। बताइए किस पर, विकास एवं क्रम व्यवस्थित पर। ऑप्शन ये चारों हैं, अब देख लीजिए। ठीक, उसे दिक्कत किस में हो रही थी, एक वर्ग बनाने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। अध्यापक जो होता है क्या, अध्यापक अनुमान लगाता है, अध्यापक क्या करता है, अनुमान लगाता है कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, हीरे का तो क्या होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति के संबंध में। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास क्या होता है, निरंतरीय होता रहता है। बताइए कौन सा इसका, 9th का। तो विकास क्या है, विकास व्यवस्थित क्रम में होने वाली क्या है, विकास क्या है, क्रम बाई क्रम निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से क्या है, संबंध है। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, चारों ऑप्शन यहाँ आपके विजिबल हैं। ठीक, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, शिक्षक की सहायता करना। बताइए शिक्षक की क्या करना, सहायता। पेडागोजी के क्वेश्चन काफ़ी हैं इसमें। ठीक है, शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर जो है शिक्षार्थियों के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को जानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह जानने में। बताइए तो राइट आंसर इसका शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यह हमारा क्या जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी कैसी शैली है, किस तरह से वे अधिगम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक, औचित्य स्थापित करने में, डी वाला। ठीक, चलिए 11th बताइए, जो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। जो मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक विकास का निम्न में से सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया था, हॉल ने दिया था, हॉलिंगवर्थ ने दिया था, केमेनियस ने दिया था, या फ्रायड ने दिया था, किसने दिया था। जो व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत को कौन किया था, फ्रायड साहब ने। कौन, फ्रायड साहब ने क्या किया था, व्याख्या किया था। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। यार इसको नोट कर लीजिएगा, फ्रायड साहब ने मनोविश्लेषण, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोविश्लेषण सबसे पहले सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। याद कर लीजिएगा इसको। 12वां बताइए,
सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं? जो सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं? अनुकूलन, स्वीकार्यता, प्रतिरोध या क्रांति? इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए आप लोग फटाफट। जब महिलाएं जब जो महिलाएं होती हैं, जब किसी के साथ जो सहयोगात्मक रणनीति से कार्य करना चाहती हैं या करती हैं, तो वो क्या करती हैं? क्रांति की प्रवृत्ति ना अपना करके अनुकूलन की प्रवृत्ति अपनाती हैं। क्या क्रांति की नहीं, वो क्या करती हैं? अनुकूलित होकर के उस कार्य को क्या करती हैं? अपनाती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा पूछा कौन सा नहीं है। ठीक, तो अनुकूलन की प्रवृत्ति अपनाती हैं, स्वीकारता का भी अपनाती हैं, प्रतिरोध का भी अपनाती, लेकिन क्रांति नहीं करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताइए 13। ठीक, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन विजुअल है। ठीक, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों को किस प्रकार जेंडर को करते हैं सीखने के वातावरण में? बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन 13वां। तो क्या कह रहा है? वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक, क्या करता है? वातावरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि कक्ष का वातावरण लिंग भेद, अगर आप लिंग भेद कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं कि ये लड़का है, ये बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है, ये ऐसा, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लड़की है, तुम लड़की हो, इसको आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव की भावना है, ठीक है, लिंग भेदभाव से मुक्त रहता है, तो अधिगम प्रक्रिया में कोई दोष नहीं आता। अगर इन सब चीज़ों से अगर भिन्न है, कक्ष इन सब चीज़ों से भिन्नता है, तो अधिगम पर कोई भी प्रभाव नहीं आता और अधिगम सुचारू रूप से चलता है। तो भेदभाव की भावना क्या करना है? नहीं आने देना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए 13 का। निर्मित पर प्रभाव डालता है। ठीक, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं, यह सीखने के वातावरण पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका, मोनिका कोई टीचर है, वह गणित की शिक्षिका है। राधिका से एक प्रश्न पूछे, राधिका कोई गर्ल है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। राधिका से उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा, मतलब राधिका है, राधिका से उत्तर नहीं मिला तो मोहन को क्या कर देती हैं? मोहन से प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो मोहन भी इस उत्तर को बताने में क्या संघर्ष कर रहा है, तो अपने प्रश्न के शब्दों को क्या करती हैं? चेंज करती हैं, शब्दों को बदलती हैं, उन्हीं उसकी लैंग्वेज को चेंज करती हैं। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, क्या करती है? यह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सवाल के प्रति घबराएगा नहीं कोई। मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिका में रूढ़िता को बढ़ावा दे रही हैं और राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना चाह रही हैं। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने योग्य नहीं है। तो सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 का बी। क्योंकि क्या है, राधिका के समय तो उन्होंने इसका क्या किया? चेंज नहीं किया, लेकिन मोहन अगर नहीं संघर्ष कर रहा तो मोहन की जगह जो है लैंग्वेज को क्या कर रही हैं? बदल रही हैं। इसका मतलब क्या? लिंग पक्षपात कर रही हैं। ठीक है, रूढ़िवादिता की भूमिका, लड़की है तो उसके साथ नहीं चेंज किया गया, लेकिन लड़का आ गया तो उसके साथ क्या? लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या? एक रूढ़िवादिता है। इस तरह की भावना एक टीचर के अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? या तो मैंने बहुत बार बताया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपान 100 होता है। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु बटे 100 होता है। ठीक है, IQ लेवल निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसको दिया कौन था? स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि का संक्षेप IQ लेवल कौन दिया था? इसको याद रख लिया, स्टर्न ने। कौन दिया था? स्टर्न एंड कुहलमान द्वारा यह दिया गया था। कब? 1912 में यह दिया गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टर्न एवं कुहलमान द्वारा बुद्धि लब्धि का फार्मूला। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक का है। रूढ़िवादिता से अगर बचना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक शिक्षक का काम तो है नहीं। ठीक है, और लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, लड़के लड़कियों को एक साथ एवं अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। सबसे बेहतरीन आंसर हमारा क्या जाएगा? सी। और बी बिल्कुल सत्य होगा। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं? लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ रही हैं, आज के ज़माने में लड़ रही हैं। ठीक है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कह करके विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ये भी गलत बात है। ठीक है, ठीक, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। बताइए,
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। जब आप सीख रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं और उसमें उन्नति ही नहीं हो रही, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखने का पठार कहलाती है, सीखने का वक्र कहलाती है, अवधान या स्मृति कहलाती है। ए, बी, सी या डी कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? सीखने का पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही ना हो तो सीखने का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है। ठीक, पठार क्या होता है? ज़्यादा हाइट पे जाता नहीं, वो क्या रहता है? समतल रहता है। ठीक है, चलिए। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। लिंग जेंडर जो होता है वह किस चीज़ की ओर क्या करता है? संकेत करता है। इसको आप बताएंगे। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके चारों ऑप्शन आपको विजुअल करा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और छोटा करता हूँ। विजुअल तो है वैसे आप लोगों को चारों ऑप्शन, आप ताकि आप लोग देख सकें। ठीक, अब पूरा है विजुअल। चलिए बता दीजिए। कह रहा है कि जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करते हुए, तो कह रहा है कि अपने शारीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नता की स्वीकारता, ये तो गलत बात है। ठीक, आनुवंशिक भिन्नताओं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हों, ठीक, ये भी गलत बात है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं के सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध, ये भी गलत बात है। ठीक, हमसे क्या पूछा? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कियों से भिन्न, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? लिंग पक्षपात जो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण जो अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने का संकेत देता है। ठीक है, क्या करता है? संकेत देता है। ठीक, चले आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 19 भी बता दीजिए। 19 बताइए। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे विजुअल हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, व्याख्या विधि से शिक्षण, ये नहीं है। क्रियात्मक से नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। आ जाइए। कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरण के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो जो कोहलर साहब थे वह किसका दिए थे? तो बताइए। तो उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक, क्या दिया था कोहलर साहब ने? या गेल्स्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था? दिया था। ठीक, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर भी क्या किया था? प्रयोग किया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने यानी अपने खुद को ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। जीन पियाजे, होरबॉल्ड, माइनर या थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। अपने आसपास के साथ जो है वातावरण के साथ माहौल या सामंजस्य बैठाने के लिए इसके बारे में कौन बताया था? तो जीन पियाजे साहब। कौन बताए थे? तो जीन पियाजे ने बताए थे कि जो है सामंजस्य, अपने आसपास से वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने को बुद्धिमत्ता के साथ क्या करना, साथ संबंध जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे द्वारा क्या किया गया था। इन्होंने क्या किया था? जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में क्या किए थे? इन्होंने स्वीकारा था। अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में इसको क्या किया था? स्वीकारा था। और जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थिति के साथ क्या करता? अंतर कथा होती है। ठीक, ये सभी किसके था? और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए बताइए। चारों ऑप्शन तो यहाँ नहीं विजिबल है, बट देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश, कभी बच्चे के साथ कभी कड़ाई से पेश नहीं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए, ये भी गलत बात है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। जितना उसका ग्रुप है उसके सभी प्रवृत्तियों को क्या करना? चेंज करेंगे, तभी बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये तो बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़, बहुत संघर्ष हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, 6-6, 7-7 क्लास लेना इतना आसान नहीं होता। ठीक, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? प्रतिक्रिया से है, या फिर परिवर्तन से, प्रयास से है, या परिणाम से? बताइए। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का संबंध किससे? प्रतिक्रिया से। ठीक, ये चीज़ बिल्कुल आसान है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया था? बताइए 24 का। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन है डिम्बल, रॉस, मन का या मैकडुअल का। तो यह डिम्बल का है। ठीक है, किसका? डिम्बल का कथन है। किसका है? डिम्बल का कथन है। किसका कथन है? डिम्बल का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे,
बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को देख करके उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। ठीक, यह पतंग है। ठीक, यानी कि वो चिड़िया और पतंग के बीच क्या सामंजस्य नहीं बैठा, पर किसको अगर पहले उसको बताया गया कि चिड़िया चिड़िया क्या कर रही, उड़ रही है। ठीक, तो उसने देखा पतंग भी क्या कर रही, उड़ रही है, तो पतंग को भी क्या बता दिया, चिड़िया बता दिया। तो इसके बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, सम्मिलित संरक्षण या फिर समायोजन या वस्तु का प्रदर्शन। तो यह क्या होगा, सम्मिलन होगा। ठीक है, क्या कर दे रही, सम्मिलन कर दे रही। बच्ची के मस्तिष्क में पतंग की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ चिड़िया का विकास हुआ था, इसलिए वो पतंग भी उड़ रही थी, तो पतंग को भी देख करके क्या कर दे रही थी, क्या बता दे रही थी, वो भी क्या है, पतंग भी क्या है, चिड़िया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, बताइए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर से, बताइए 26 का। तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, जहां भी बच्चा एक्टिव होगा वह हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टर्म होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, वह हमारा सही भी होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। गेल्स्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी, मैक वर्थिमर या फिर फ्रॉन्ज वेटनो या एग्डर रोविन या कुर्ट लेविन, बताइए। इसको बताइए 27 का। तो 27 का राइट आंसर क्या, मैक्स वर्थिमर। कौन थे, मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में तर्क दे सकता है। तो अब इन्होंने कितनी अवस्थाओं को बताया था, इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था। ठीक है, चारों अवस्थाएं देखिए। मूर्त जो होती है हमारी क्या, 7 से 11 होती है। प्रारंभिक संचालन सेंसरी ऑर्गन्स जब हो रहा था तो 0 से 2 वर्ष रहा था बच्चा, और 2 से 7 वर्ष जो होता है प्रारंभिक संचालन, और औपचारिक जो होता है 11 प्लस वाले जितने होते थे। तो इसी में क्या करता है वो, तर्क कर, क्या पूछ रहा है, तार्किक रूप से सोच सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 28 का, तो वह मूर्त वाले में करता पाता, तार्किक रूप से सोचता, तर्क दे पाता ना, तर्क संचालन प्रक्रिया पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकरण करके। वाइगोत्स्की क्या बताए थे, कैसे सीखते हैं बच्चे, तो इन्होंने बताया था कि वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके वाइगोत्स्की साहब ने बताया था बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए 30। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाती हैं। जैसे आवृत्ति हो गई, कोई आवृत्ति हो गई, इनको स्तंभ द्वारा, ठीक है, ऐसे स्तंभ बने रहते हैं ना सांख्यिकी में। ठीक, 1 है, 2 है, 3 है, अगर ये 10% 10 है तो 20 है, 40 है। ठीक, ऐसे दिया रहता है। ठीक, तो ये क्या प्रदर्शित, स्तंभ आकृति होती है। आवृत्त बहुभुज होता है, रेखा या संचयी आवृत्ति होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ आकृति। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर तेज़ या कम या फास्ट पढ़ाया हूँ तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ताकि उसी हिसाब से जो है, क्योंकि मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पाता हूँ। ठीक, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। ठीक है, जब भी कोशिश करता हूँ लेने की, पूरी कोशिश रहती है कि लाइव ही आऊँ, जो है बहुत जल्द आऊँगी, अगर बहुत जल्द लाइव आया करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक, नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कुछ अच्छा ही कंटेंट देने की। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।